मेरे लिए तो मेरे स्टूडेंट की सफलता ही सब कुछ होता है। उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए या कोई भी काम करना पड़ जाए। हाँ, थोड़ा-सा पढ़ाने का तरीका हमारा अलग है। किसी भी चैप्टर को हम उठाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को रिलेटेड क्वेश्चन समझाते हैं। सीधे क्वेश्चन पर चलने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा हम हटके हैं और हटके आप लोगों को नॉलेज देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले कि आप लोग इसके आगे आने वाले वीडियो को मिस ना कर दें, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट अपना जो है टारगेट, अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अर्थात दो सदिशों का आप लोग आज सीखेंगे सदिश गुणा कैसे करते हैं। बहुत ही डीपली और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर हम इसकी तैयारी कराएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देख करके आप लोग इसके बारे में बहुत ही डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम लोगों ने ए नाम दिया है, और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा वेक्टर है, और ये वेक्टर कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने आप लोगों को बताया था फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट, और उसमें से इसको आप लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास दो वेक्टर हैं, जिसमें से पहले वेक्टर को हमने कहा है ए और दूसरे वेक्टर को हमने कहा है यहाँ पर बी। अब आप लोगों को ए को बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो उसके पहले ये एंगल मान लेते हैं हम लोग, ये थीटा है। अच्छा, इसका पॉइंट हम लोग जो है यहाँ पर ओ डाल देंगे, और ये ए है तो ओ ए वेक्टर हो गया, और ये जो है ओ बी वेक्टर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू, ये है वेक्टर ए। बहुत डीपली पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखने की आप लोगों को ज़रूरत है, इसलिए देखते रहिए। और ओ बी इज इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया है वेक्टर बी। यहाँ से आप लोग अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ ए को हम लोग ले लेते हैं स्मॉल ए, अर्थात इसमें से इसको आप लोग सिंपली ओ ए भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आप लोग इसका भी मॉडुलस निकाल लेते हैं ओ बी वेक्टर, और इसको हम लोग जो है बी ले लेंगे, और ये ओ बी भी लिखा जा सकता है। दोस्तों, इसमें से आप लोगों को ए क्रॉस बी करना है, ठीक है ना। तो ये डेफिनीशन है। अब आप लोग डेफिनीशन समझिए ज़रा, परिभाषा क्या बोलती है। डेफिनीशन मैथमेटिक्स में समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को डिफाइन किया जाता है तब वहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि सवाल लगाने में बड़ा हेल्प करता है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो दो क्रॉस प्रोडक्ट हैं तो उनको हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और उसमें से जो इसकी वैल्यू होती है वही होती है मॉड ऑफ ए और इनटू मॉड ऑफ बी और साइन थीटा। ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणन, अर्थात दो वेक्टर का आप लोग सदिश गुणन सीख रहे हैं, और सदिश गुणन में जो आप लोग सदिश गुणा करेंगे तो उसमें से आपको एक सदिश ही मिलेगा, जिसमें से ये हो जाएगा एन कैप। यहाँ पर लेते हैं, ये एन कैप जो होता है इसी को समझना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये एन कैप क्या होता है। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं बच्चों, ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एन कैप जो होता है ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आप लोग इसको याद रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, ये सबसे खास बात है और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, तो ये जो ओ ए है, तो ओ ए पॉइंट है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ध्यान रखिएगा, ये धनात्मक दिशा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। और इसमें से आप लोगों ने क्या किया है, ए क्रॉस बी किया है, ठीक है ना, अर्थात वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ किया है। तो आप लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन को आप लोग इस प्रकार से टर्न कर रहे हैं, तभी तो ए क्रॉस बी निकल रहा है, ऐसे बी की ओर। जब आप लोग ए क्रॉस बी करते हैं तो ए को बी की ओर टर्न करते हैं, तो ये ए क्रॉस बी हो जाता है। तो इसमें से जो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल करके आता है, ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है,
और दोनों के समतल पर ये लंब होता है और ये यूनिट वेक्टर होता है। ध्यान रखिएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसलिए इसका नाम दिया गया है। ये यूनिट वेक्टर है और यही है एन कैप। तो इसकी डायरेक्शन के लिए आप लोग ध्यान ये रखेंगे कि जैसे आप लोग एक पेंच ले ले और एक पेचकस ले ले। मान लेते हैं कि आपके पास ये पेंच है, इस तरह से ये पेंच है, इसमें से ऐसे बना हुआ है और इसमें से ये स्क्रू हुए, आप लोग पेचकस से अगर आप लोग इसको कस रहे हैं, ठीक है ना, इसमें पेचकस लगा करके अगर आप लोग कसेंगे तो कसने के लिए अगर ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो घूम रहा है ना जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें से स्क्रू की जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर चलेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। या फिर आप लोग एक काम करें कि अपने जो दायां हाथ है उसको आप लोग इस प्रकार से फैला लें कि उंगलियां ऐसी रहे, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से उंगलियां रहे। और यहाँ पर आप देखिए कि ये थंब जो होता है, अंगूठा, ये अगर आप लोग उंगलियों को ए से बी की ओर लपेटें तो ये जो थंब है ये आप लोगों को एन कैप की डायरेक्शन को बताएगा। अगर आप लोग बी क्रॉस ए करेंगे तब फिर आप लोग इसको जो है बी की ओर रख देंगे, अर्थात यहाँ की ओर अगर रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अंगूठा नीचे की ओर हो जाएगा और इसका जो वेक्टर है इधर की ओर, यानी नॉर्मल वेक्टर है इधर की ओर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसकी डायरेक्शन को समझ सकते हैं। अर्थात ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालते हैं तो ये निकलता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। थीटा जो होता है उनके बीच का एंगल होता है और एन कैप जो होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, जो कि ए और बी जो दोनों होते हैं उनके तल के प्लेन के लंबवत होता है। अगर आप लोग इसी को बी क्रॉस ए निकालेंगे तब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अर्थात ये एन कैप की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो माइनस कैप एन कैप हो जाएगा। तो इसमें से निकलेगा माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, और ये जो है आप लोग लिख सकते हैं माइनस का ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब तो यहीं से साफ है कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, सॉरी ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। अब इसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दो वेक्टर्स हैं उसमें से दोनों ए ही हो जाए, जैसे ए वेक्टर हो जाए और यही फिर से एक बार आप लोग ए क्रॉस ए करेंगे तो इसमें से हो जाएगा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए और साइन, और चूंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है इसलिए ये वेक्टर जीरो हो जाएगा। अर्थात आप लोग कह सकते हो कि दो समांतर सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट शून्य होता है जब उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री लेंगे या तो 180 डिग्री लेंगे। तो इस तरह से आप लोग समांतर सदिशों के लिए शून्य कर देंगे इसको। तो मतलब ए क्रॉस ए कभी भी आप लोगों को सेम वेक्टर से अगर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े तो ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 होता है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, ये डायरेक्शन भी आप लोगों ने समझ लिया। अब इसका जो है हम लोग थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्पेस में जो आप लोग यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि इस तरह से आप लोगों के पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें से हम लोगों ने इसको लिया है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और इसको ले लिया है ये वाई एक्सिस है, और इसको आप लोगों ने यहाँ पर ले लिया है ये जेड एक्सिस है। इसमें से ये है ओरिजिन, और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर इनके यूनिट वेक्टर्स ले लिए। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये है, जे कैप है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर जो है ये यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया। इसको हम लोग कह देते हैं कि ये आई कैप है, और इसके बाद ये जे कैप है, और इसके बाद ये के कैप है। आप लोगों को मालूम है कि ये और वेक्टर दोनों सब एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर्स वेक्टर होते हैं। तो इस तरह से आप लोग आई और जे के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और आप लोगों को बताया कि अगर आई क्रॉस जे करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप और इंटू साइन, बीच का एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90, और इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन, यानी एक्स ओ वाई प्लेन जो आप लोग देख रहे हैं ये एक्स ओ वाई प्लेन के यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और आप लोगों ने किया है आई
तो आई की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर को है, तो आई क्रॉस जे ऐसे आप लोगों ने किया है, तो ऐसे घूम रहे हैं। तो आप लोग अगर अपने थंब को फैलाएं, हथेली को अगर ऐसे फैलाते हैं तो उसमें से आपका थंब ऊपर की ओर होगा, तो इसका मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये के हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा आप लोगों का के कैप। और आई और जे का जो मॉडुलस होता है वो दोनों वन होता है, इसकी भी वैल्यू वन होती है, सब कुछ वन। तो इस प्रकार से आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। इसके विपरीत अगर आप लोग यहाँ पर जैसे जे क्रॉस आई अगर करते हैं, ठीक है ना, जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई आप लोग करेंगे तो जे से लेकर के यानी इसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इससे आप लोग ऐसे करेंगे, तो आप लोग पेंच को अगर ऐसे घुमाएंगे तो नोक नीचे की ओर चलेगी, तो नीचे की ओर जाएगी, तो ऊपर को अगर के कैप लेते हैं तो नीचे की ओर जो है ये माइनस का के कैप हो जाएगा। तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ आई कैप और साइन 90 डिग्री, और उसके बाद हो जाएगा के कैप है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का के कैप। इस प्रकार से जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस का के कैप आप लोगों को इस तरह से मिल जाए। तो यहाँ से हम सिमिलरली वे में अगर जैसे आप लोगों ने किया आई क्रॉस जे, जब आप लोग करेंगे जे क्रॉस के तो उस समय आप लोगों को मिलेगा आई, ठीक है ना। अगर आप लोग जे क्रॉस के करते हैं तो जे क्रॉस के में आप लोगों को मिलेगा कितना, जे क्रॉस के कैप इज इक्वल टू, तो ये मिल जाएगा आई कैप, और उसके बाद आप लोग जो है के क्रॉस अगर आई कर देंगे के क्रॉस आई कैप, तो यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को जे कैप। और इसी के विपरीत ये उल्टा है, तो आप लोग इसको एक साइक्लिक क्रम में रख करके इनको याद कर सकते हैं, तो उसको भी हम आप लोगों को यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक साइक्लिक क्रम हमने इस तरह से बनाया है, और इसमें से हमने यहाँ पर ले लिया है आई कैप, और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया जे कैप, और इसको आप लोगों ने ले लिया है के कैप। तो अगर आप लोग आई क्रॉस जे करते हैं तो जो बचता है वो मिलेगा। आप लोगों ने अगर आई कैप क्रॉस जे कैप किया है तो आप लोगों को के कैप मिलेगा। और अगर ऐसे ही टर्न कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं आप लोग, इस तरह से अगर घूमेंगे तो जे क्रॉस के करेंगे तो जो तीसरा होगा वो मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसमें से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। आप लोग अगर इसका उल्टा कर देंगे, जैसे जे क्रॉस आई अगर कर दें, तो जे क्रॉस आई अगर कर देते हैं तो फिर आप लोगों को ये जो है उल्टा आप लोग घूम रहे हैं, तो ये माइनस का के कैप बन जाएगा, और आई क्रॉस के माइनस जे कैप, और के क्रॉस जे आप लोग जो है यहाँ पर के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस होते हैं उनके आप लोगों ने जो है क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं। दोस्तों इसमें से ये क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा और उसकी पढ़ी है परिभाषा और कुछ उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़े। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं जो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन जो होता है वो क्या होता है, अर्थात इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो आप लोग अब सीखेंगे। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हैं तो उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है ये अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं कि आप लोग यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, समांतर चतुर्भुज हमारे पास है पैरेललोग्राम, तो जानते ही होंगे समांतर चतुर्भुज। तो मान लेते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, और इसमें से इसका जो ये विकर्ण है डायगोनल है, इसको भी आप लोग जो है यहाँ से मिला देते हैं। एक विकर्ण आप लोग यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से, और इसका नाम भी डाल देते हैं हम लोग, ये ए है पॉइंट, और ये पॉइंट माना बी है, और इसके बाद सी है, या इसको ओ डाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 1 मिनट, इस पॉइंट को हम लोग ओ डाल लेते हैं क्योंकि यहीं से पूरा वर्क करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओ, और इसको पॉइंट को हम लोग जो है ए डाल देते हैं, और सुटेबल उपयुक्त के लिए आप लोग यहाँ पर बी डाल दें और इसको आप लोग सी डाल दें, ताकि हम लोग जो है ओ ए वैक्टर को स्मॉल वैक्टर ए लिख सकें। ये जो ओ ए वैक्टर आप लोग देख रहे हैं इसको आप लोगों ने वैक्टर ए लिख लिया है, और इसके बाद जो ये ओ बी वैक्टर है इसको आप लोगों ने स्मॉल ये बी वेक्टर इस तरह से आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया है। तो आप लोग समझ रहे हैं ज्यामितीय अर्थ, ये मतलब ज्यामिति में क्या रिप्रेजेंट करता है वो आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। दोस्तों ये भी वेक्टर बी हो जाएगा अगर देखा जाए तो, और ये भी क्योंकि पैरेलल और इक्वल होते हैं तो ये हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पर ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए और वेक्टर ए, और इसके बाद मॉड ऑफ बी
और साइन और इनके बीच का जो एंगल है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और इसमें से यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर आप लोग देखें इसका तो ये इस तरह से कुछ आएगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप जो होता है, एरिया एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये है यूनिट नॉर्मल वेक्टर और इसको आप लोगों ने लिखा है ये एन कैप है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब आप लोग यहाँ से इसका मॉडुलस ले ले, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो चूंकि ये पहले से ही मॉडुलस है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए बी साइन थीटा। और एन कैप कहलाता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर और इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने निकाला ए क्रॉस बी और इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। बच्चों एक क्लास 11th में आप लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा या पढ़ा होगा फार्मूला। अगर ना पढ़ा हो तो यहाँ पर हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं कि जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तो एक खास नियम होता है कि इसमें से ए बी और सी जो होते हैं इसके नाम अगर लिखे जाए, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने ए लिख दिया है, यहाँ पर बी लिख दिया है, यहाँ पर सी लिख दिया है, तो यहाँ पे सामने वाली भुजा को स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी से इस प्रकार से लिखा जाता है। तब आप लोग यहाँ पर इसका जो एरिया निकालते हैं, ठीक है ना, अर्थात इसका एरिया अगर निकाला जाए तो ये हो जाता है हाफ और बी सी साइन ए, अर्थात बी और सी अगर भुजा लेते हैं तो बीच का एंगल होगा, तो ये इसके एरिया को बता देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो एक्स को हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं और इसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग जो है ए ओ बी निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोग देखें तो दोनों भुजाएं हैं, इसको स्मॉल ए है, इसको स्मॉल बी कहेंगे तो बीच का एंगल आ जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं हाफ और ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोग जो है पैरेललोग्राम का एरिया, चूँकि आप लोगों ने एक थ्योरम ये भी पढ़ा होगा कि ओ ए, जैसे मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल उसको दो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड कर देता है, उसका विकर्ण। इसका मतलब है कि त्रिभुज ओ ए बी का एरिया और सी ए बी का एरिया दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो एरिया है किसका, पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी ए ओ बी का जो एरिया है ये पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी ओ ए सी बी, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आप लोगों को ये मिल जाएगा इज इक्वल टू 2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाए। और यहाँ पर ए ओ बी का एरिया आप लोगों को मिला है, तो ये चीज़ आप लोग जो है देख रहे हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नाउ इसको ध्यान से समझें। तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आप लोगों ने उसका नाम भी डाल देते हैं ओ ए सी बी, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जो कि निकल के आया है 1/2 और ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। इस तरह से तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये निकल के आएगा ए क्रॉस बी, चूँकि ये इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से ए क्रॉस बी की वैल्यू ये थी। दोस्तों इसमें से आप लोगों ने जो ये देखा कि ए क्रॉस बी निकलता है, ये एरिया निकलता है पैरेललोग्राम का, लेकिन ए और बी दोनों जो है एडजेसेंट साइड्स हैं जो कि इन वेक्टर्स के द्वारा निरूपित किए गए हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई भी पैरेललोग्राम है या कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया आप लोग निकाल सकते हो। अगर ट्रायंगल का निकालना है तो हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर सकते हो, और उसके बाद अगर आप लोगों को पैरेललोग्राम का निकालना है तो डायरेक्ट ए क्रॉस बी कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रहे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों जो है ये संलग्न भुजाओं से निरूपित सदिश है, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंटेड वेक्टर हैं, तब आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो। तो दिस इज द इंटरप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों से थोड़ा सा
चर्चा करते हैं। आप लोगों ने इसका जो है वेक्टर प्रोडक्ट में जितना भी जाना है वहाँ से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उनको आप लोग अपने माइंड में जरूर बैठा के रखें। आप लोगों ने सबसे ये देखा कि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, अर्थात ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, अर्थात ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। जबकि सही रिजल्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने ये देखा कि अगर दो पैरेलल वेक्टर ले लिए जाएं या सेम वेक्टर हैं तो इसमें से ए क्रॉस ए जैसे आप लोगों ने देखा, तो ये भी एक खास बात है, ये जीरो हो जाता है, अर्थात दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य हो जाता है, ये आप लोगों को बताएं। अब इसमें से तीसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, तो ये भी अपना एसोसिएटिव लॉ, जैसे मान लेते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी है और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ये दो है, तो ये जो है एसोसिएटिव लॉ का भी पालन नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तीसरी प्रॉपर्टी देखी। और चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोग ये भी बता सकते हैं कि ये जो है वितरण नियम का तो पालन करता है, ये तो गारंटी है, ठीक है ना, वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात अगर क्रॉस प्रोडक्ट को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जैसे मान लें कि आपके पास एक वेक्टर ये ए है, ए क्रॉस, और यहाँ पर आप लोग देखिए बी क्रॉस सी है, तो सॉरी बी प्लस सी वेक्टर है, 1 मिनट, बी प्लस सी अगर वेक्टर दिया गया तो चाहे ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो यानी समतली हो या विषमतली हो, तब आप लोग इसको ए क्रॉस बी और उसके बाद प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट से ही रहेगा, ध्यान रहे। अगर ये राइट से अगर प्रोडक्ट हो रहा होगा, जैसे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर राइट से अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तब आप लोग इसको राइट में ही रखेंगे, अर्थात वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये, तो इस प्रकार से आप लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ से भी एक चीज़ आप लोगों को जो बता देते हैं कि इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट दो संख्याओं का निकालेंगे कैसे। जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों को यूनिट वेक्टर के पदों में आप लोगों को कोई वेक्टर ए दे रहा है, आप लोग जो है यहाँ पर जब सीख रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी निकालेंगे कैसे, इसका मेथड क्या होगा निकालने का, वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू आप लोगों को दिया गया है A1 i कैप और प्लस A2 j कैप, और उसके बाद फिर आप लोग लिखेंगे A3 k कैप, इस प्रकार से i j k के पदों में दे रहा है। तो वेक्टर b इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे कितना, ये हो जाए B1 i कैप और उसके बाद है B2 j कैप और उसके बाद B3 k कैप आप लोग यहाँ से लिख देंगे। और अगर आप लोग A क्रॉस B निकालते हैं तो सिंपल सी कहानी है, A के लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा A1 i कैप प्लस A2 j कैप और प्लस A3 k कैप, और उसके बाद ये हो जाएगा क्रॉस, यहाँ से आप लोग लिखेंगे B1 i कैप और प्लस B2 j कैप और प्लस B3 k कैप। दोस्तों इसमें से आप लोग इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो जैसे ए का सबसे पहले इससे कराएंगे तो हो जाएगा A1 B1 i क्रॉस i, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लगा, चूँकि अभी आप लोगों को बताया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो A1 B1 i क्रॉस i शून्य हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से A1 B1 और ये हो जाएगा i क्रॉस i, ये काम आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग जब इसको लेंगे तो A2 B1 ये हो जाएगा A2 B1 और यहाँ से हो जाएगा j क्रॉस i, और आपको बताया j क्रॉस i माइनस का k हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सबको करेंगे तो आप लोगों को फाइनली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को आप लोगों को बता देते हैं जो कि इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होगा, अर्थात i कैप j कैप और k कैप, और यहाँ पर हो जाएगा A1 B1 C1 और यहाँ से आ जाएगा A2 B2 C2। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वही रिजल्ट इसका भी मिलेगा, आप लोग सभी रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो इस प्रकार से आप लोग ये जो है A क्रॉस B निकालेंगे, ठीक है ना। तो A क्रॉस B निकालने का यही तरीका है और ये यहाँ से आता है और इस प्रकार से ये पैदा होता है, तब आप लोग जा कर के इसको जो है यूज करते हो। दोस्तों इसमें से एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि इनके बीच का एंगल भी फाइंड किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को निकालना है साइन थीटा, इसमें निकलेगा A क्रॉस B, जैसे डॉट प्रोडक्ट में भी आप लोग एंगल निकालते थे तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं,
माना ए और बी आपके पास दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तब आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप। तब आप लोग इसका मॉडुलस अगर ले लेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ क्रॉस है, वेक्टर बी इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ से एन कैप जो है वो 1 हो जाएगा, एन कैप का मॉडुलस 1 होगा क्योंकि ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है इसलिए। तो आप लोग इसको जो है इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, और ये कभी कभी जो है आप लोगों से ज्या पूछ लेता है। इसको आप लोग अगर ना करना चाहें तो आप लोग ए डॉट बी से आप लोग कॉस थीटा निकाल करके और फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो वहाँ से भी आप लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज जो है सीखा है कि दो सदिशों का सदिश गुणन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो आप लोग जो है इस ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।